नमस्कार। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि अपने बैंकर्स के साथ कुछ बातचीत की जाए। आज की बातचीत मैं जो रखने वाला हूँ वो कोई ट्रेड यूनियन लीडर के नाते मैं अपनी बात नहीं रख रहा, कारण कि रिटायरमेंट के बाद ट्रेड यूनियन से नाता नहीं रहा है, यानी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक अपना फोरम शुरू किया, जिसकी पहले भी कई बार चर्चा की है, कि वॉइस ऑफ बैंकिंग। वॉइस ऑफ बैंकिंग के थ्रू ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की कि जो ट्रेड यूनियन जनरली उठाती नहीं, या जिस समय उनको वो इशू को उठाना चाहिए वो उठाते नहीं, या हमारे मैनेजमेंट में बैठे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव बहुत तरह की बातें चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचे, लेकिन वो अपनी बात वहां पर नहीं रख पाते। तो इसलिए उस वॉइस ऑफ बैंकिंग फोरम की स्थापना की गई, लेकिन कोविड के कारण उसको बहुत अच्छी तरह से एक्टिव नहीं कर पाए। बहुत जल्दी हम लोग उसमें बहुत सारे बैंकर्स को जोड़कर और उसको रेगुलराइज करके और आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े जो इश्यूज हैं, चाहे वो बैंक कर्मचारियों के हों, चाहे बैंकिंग के हों, बैंकर के हों, उसको आवाज मिल सके। तो आप जैसे बैंकर्स की का सहयोग उसमें अपेक्षित रहेगा। आज जो मैं कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, क्या है कि आज अभी वेज रिवीजन ड्यू नहीं है, लेकिन जैसा ही वेज रिवीजन ड्यू होता है, वेज रिवीजन शुरू होता है, बहुत से संगठन, बहुत से लोग एक्टिव हो जाते हैं। क्या हमारी प्राथमिकता सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में वेज रिवीजन है? एक बात वेज रिवीजन खत्म हुआ तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी गतिविधियों को शांत कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बैंकिंग में हमेशा से कुछ ना कुछ इश्यूज खड़े रहते हैं, जिस पर कि सब लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। जितनी भी ट्रेड यूनियन बैंकिंग में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार कई ट्रेड यूनियन का अपना एक हिडन एजेंडा भी हो सकता है, अपनी प्राथमिकताएं भी हो सकती हैं, अपनी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होने के कारण कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। तो बहुत सारे इश्यूज वो अपनी प्राथमिकताओं के कारण छोड़ देते हैं। आज अगर हम देखें तो 5 डे बैंकिंग मुद्दा बहुत बड़ा इशू है, लेकिन कहीं पर भी वो दिखता नहीं है। 5 दिन का बैंकिंग हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों के कारण वो सफल नहीं हुआ। आज भी वो मुद्दा खड़ा है, लेकिन उसके ऊपर हमारी गंभीरता नहीं है। दूसरा आज का सबसे ज्वलंत अगर मुद्दा है तो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है। सरकार बैंकिंग को प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जा रही है। हम सारे संगठन उसके विरोध में हैं। सभी संगठन चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हम उसके विरोध में ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम सीरियस हैं? ऐसे मुझे लगता नहीं है। उसके साथ एक और मुद्दा है मर्जर का। स्टेट बैंक का मर्जर जब शुरू हुआ तब यूनियंस ने कितने दिन की हड़ताल की,
बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर हुआ, डिक्लेयर हुआ, हड़तालें की गई, लेकिन हम मर्जर को नहीं रोक पाए। लेकिन अगर हम चाहते तो मर्जर के बाद आने वाले इश्यूज जो आज कर्मचारी जिनसे रूबरू हो रहे हैं उनको हम रोक सकते थे, सरकार के साथ नेगोशिएट कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते रहे। तो मेरा कहना है किसी भी इश्यू के लिए सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना वो कोई जायज नहीं है, हमें उसका सलूशन देने की भी जरूरत है। आज मर्जर के कारण कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, जब मैं कर्मचारी अधिकारी कहता हूं तो उसमें सभी लोग आते हैं, सब स्टाफ से लेकर और टॉप मैनेजमेंट तक, कितना स्ट्रेस है, काम बढ़ गया है। जो ब्रांचें मर्ज होती हैं वहां पर नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाते हैं, लेकिन स्टाफ को कम कर दिया जाता है, प्रेशर है। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों कर्मचारियों ने इस प्रेशर को झेलते हुए अपनी जान गंवाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मर्जर के बाद छटनी शुरू हो गई है। कई बैंकों से सूचना आई है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे बैंक ने उनको बाहर कर दिया। जो सरकार कहती थी कि मर्जर के बाद छटनी नहीं होगी, उसका इफेक्ट हमें दिखना शुरू हो गया है। रिक्रूटमेंट उतनी मात्रा में नहीं है, प्रमोशन उतनी मात्रा में नहीं है, ब्रांचेस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को बंद किया जा रहा, तो इसका सीधा असर रिक्रूटमेंट पर पड़ेगा, कर्मचारियों के ऊपर, प्रेशर के ऊपर पड़ेगा। रिक्रूटमेंट अगर पिछले एक साल में देखें तो नाम मात्र की रिक्रूटमेंट हुई है। बैंक आउटसोर्सिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यादातर बैंक सिक्योरिटी स्टाफ को आउटसोर्स कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स कर रहे हैं, यानी इतना बड़ा वर्कफोर्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंकों में था, परमानेंट जॉब में था, उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आउटसोर्सिंग किसी भी मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के कंसेंट के बिना किसी बैंक में संभव नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, हम सबको मिलकर इस इश्यूज के ऊपर काम करने की जरूरत है। वर्कमैन की संख्या कम हो रही है। किसी समय में एक ऑफिसर के नीचे 4 या 5 क्लर्क होते थे, आज 4 ऑफिसर के नीचे 1 क्लर्क, ये रेशियो बैंकों में रह गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से क्लरिकल स्टाफ को बाहर कर दिया गया, वही काम ऑफिसर और कई जगह मैनेजर से करवाया जा रहा। पहले क्लरिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो +2 थी, 12वीं थी, उसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन किया गया। यानी वर्कमैन को बैंक मैनेजमेंट और सरकार अगर इस प्रकार से खत्म करते जाएगी तो आने वाले दिनों में बैंक में वर्कमैन स्टाफ दिखाई ही नहीं देगा। ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि जो काम क्लरिकल है बैंकर में, बैंकिंग के अंदर चेकर मेकर का जो कंसेप्ट है, अगर उसको हम समाप्त करेंगे, हम प्राइवेट बैंक को कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि कहीं ना तो हम प्राइवेट बैंक बन पाए और पब्लिक सेक्टर का हमारा जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाए। इसके बाद एनपीएस का इश्यू है। कुछ सरकारों ने एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन लागू की है, तो क्यों नहीं बैंकिंग इंडस्ट्री में भी वो हो सकती, लेकिन उसको सिर्फ किसी डिमांड में, किसी विरोध में रखकर उसको नहीं चलेगा, उसके लिए एक संघर्ष की आवश्यकता होगी। हमारी मेडिकल जो पॉलिसीज है, चाहे वर्कमैन की हो चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए हो, बहुत कम है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बैंकर जो देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान करते हैं, लेकिन उनके हेल्थ के बारे में ना सरकार और ना बैंकर सोच रही है। वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए तो मैनेजमेंट दे रही है, लेकिन जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं उसके बारे में ना तो सरकार सोच रही है,
ना बैंक मैनेजमेंट सोच रही है। रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन उसके ऊपर गंभीर नहीं है। मुझे लगता है कि जब आर्मी में, डिफेंस में एक बार कोई डिफेंस पर्सनल हो गया तो ऑलवेज डिफेंस पर्सनल होता है। रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक सर्विसमैन कहकर पुकारा जाता। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी रिटायर होने के बाद भी उसको बैंकर क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? उसने अपनी पूरी जीवन जो है बैंकिंग के उत्थान के लिए, बैंक कर्मचारियों के लिए, देश के लिए न्योछावर किया है। तो रिटायरमेंट के बाद उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों? पेंशन रिवीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार कहती है हम बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी गंभीर नहीं है। मुझे लगता है चाहे वर्किंग एम्प्लॉइज हो, चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉइज हो, सभी को एज ए बैंकर मिलकर इन सभी मुद्दों पर लड़ने की आवश्यकता है। हमारी ताकत बढ़ सकती है, हम संख्या बल में बड़े हो सकते हैं, जिसके कारण हम सरकार से भी, बैंक मैनेजमेंट से भी, किसी से भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन हमारी सोच को हमें बदलना होगा। अब इन मुद्दों के ऊपर दिसंबर में 2 दिन की हड़ताल की गई। लगभग सभी यूनियन उसमें हड़ताल में शामिल थे। हो सकता है कुछ यूनियन शामिल ना हो, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर हमने पिछले सालों में बहुत सी हड़तालें की हैं। लेकिन मित्रों, आज हड़ताल जो बार बार करना है, वो एक गंभीरता हड़ताल की खत्म हो गई है। कोई समय था बैंकिंग इंडस्ट्री में पेन डाउन स्ट्राइक से ही मैनेजमेंट हिल जाती थी। एक दिन की हड़ताल की जाती थी तो सरकार बुलाती थी। कारण था सब कुछ मैनुअल वर्किंग थी। आज टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग है। हमें भी अपनी लड़ाई को, तरीके को बदलना होगा। आज हम अगर नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में हम अपनी तनख्वाह भी कटवाएंगे। 2 दिन की तनख्वाह कटेगी। अभी कल परसों 28-29 को भी कोई हड़ताल होने वाली है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल में बैंक कर्मचारी शामिल हो जाते हैं। किसानों का मुद्दा होता है, बैंक कर्मचारी शामिल हो जाते हैं। लेकिन अपने बैंक कर्मचारियों के इश्यूज के ऊपर हम सीरियस नहीं हैं। अगर नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम चाहे जितना मर्जी विरोध कर लें, ये बैंक निजीकरण की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमें वाकई बैंकों को निजीकरण से बचाना है, हमारे ये जो मांगे हैं उसके ऊपर सीरियसनेस दिखानी है, तो सभी बैंकर को, चाहे वो रिटायर्ड हैं, चाहे वर्किंग हैं, इनको एज ए बैंकर मानकर हमें अपनी बैंकिंग क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। आज हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में कितने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसी लड़ाई में पुराने समय की राइफलों के साथ लड़ाई होती तो ये लड़ाई का स्वरूप अलग होता। अगर हम क्रिकेट की भाषा में बात करें तो पहले 5 दिन का टेस्ट मैच था, फिर 50-50 आया, आज 20-20 है। लेकिन अगर हम आज 20-20 मैच खेलते हुए या वनडे खेलते हुए टेस्ट मैच की तरह खेलेंगे तो क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं? इसलिए हमें बैंक कर्मचारियों को अपनी लड़ाई का तरीका बदलना होगा। हमारी लड़ाई सरकार से है, लेकिन हम बार बार हड़ताल करके कस्टमर को अपने अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। कस्टमर पूरा बैंक इंडस्ट्री का बैंक कर्मचारियों को गलत निगाह से देखता है, वो उनको अपना दुश्मन समझता है। इसलिए मेरा अनुरोध है उन सभी ट्रेड यूनियन से, उन सब बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों से कि हम अपना तरीका बदलें, हम अपना लड़ाई का तरीका बदलें। अगर लड़ाई सरकार से है तो सरकार से ही लड़ाई लड़ें। क्यों नहीं हम वर्क टू
रूल की बात करते, हमारे ऑफिसर संगठन उसके ऊपर बात तो करते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्यों नहीं हम 10 से 5 की बैंकिंग करते, उसके बाद छोड़ देते हम? क्यों नहीं हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बेचना बंद करते? क्यों नहीं सरकार को एक बार हम और कहते कि अगर आपने हमारी ये मांगे नहीं मानी तो हम जो सरकारी स्कीम्स हैं उनको लागू करना बंद कर देंगे। मुझे लगता है कि इन अल्टरनेटिव वेज ऑफ वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑन सच इश्यूज अगर हम खड़े होते हैं, हम लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हम आज के इस युग में बैंकिंग में नए तरीके से, नए हथियारों के साथ इस लड़ाई को लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन हम पुरानी सदी की तलवार और राइफल के लड़ाई की तरह हम लड़ेंगे, यानी हर बात के लिए हड़ताल करेंगे, तो सरकार तो हमारा कॉग्निजेंस लेती नहीं। जो हमारा कस्टमर बेस है वो भी पब्लिक सेक्टर के परेशान होकर इन हड़तालों से और प्राइवेट बैंकिंग की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा आप सभी बैंक कर्मचारी, अधिकारी और एक्स बैंकर, बैंक मैनेजमेंट, सरकार सभी से अनुरोध है कि हम बैंकिंग के बारे में सीरियस होकर सोचें। मुझे लगता है कि हम इस प्रकार की अगर कोई रणनीति अपनाएंगे, बैंकिंग को भी बचाए पाएंगे, बैंक कर्मचारियों के मुद्दों को भी हम सुलझा पाएंगे, उनका भविष्य भी सुरक्षित कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।